जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाने वाले शिक्षा शास्त्र से सवालों की। आखिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल को कैसे आसानी से बना सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। और पूरे देश का ये पहला कोचिंग सेंटर है जो स्टम्प पेपर पर लिखित रिजल्ट की गारंटी देता है। तो जरूर आप जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो एक बार 1 वीक का फ्री क्लास लेकर देखो। देखो कैसे 6 महीने के अंदर आपकी नौकरी लगती है। जी हाँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शिक्षा शास्त्र, बहुत सारे मुझे मैसेज भी आया, फोन भी आया कि सर जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो हमसे बनता नहीं है या उसमें हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो देखिएगा कि हम किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने शिक्षा शास्त्र के कुछ सवालों को लिया है। अब देखेंगे इन सवालों को हम बना कैसे सकते हैं आसानी से। पहला ही सवाल आपके सामने है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये जो शब्द है ना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अगर आप मेरे वीडियो में जाइएगा वैसे भी तो इस पर हमने पूरी वीडियो बनाया है। हिंदी में कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत किस पर आधारित, किसने दिया अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों आपने स्किनर को पढ़ा होगा, बी एफ स्किनर। यही बी एस स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत दिया। और पिछले क्लास में भी हम स्किनर के सिद्धांत को बताए हैं। अगर आप डीएसएसबी आने वाला पेपर है, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बार क्लास लेकर देखना। तो बी एफ स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था। इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम दे दूंगा लिंक, वहां से वीडियो पूरा देख लेना। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया। कुछ और याद रखना, सिद्धांत जरूर याद रखना। जैसे अल्बर्ट बल्डूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, ये लिख लेना। जॉन जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। बी एस ब्लूम ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेगात्मक। और गत्यात्मक व क्रिया पक्ष को भी प्रतिपादित करता है। तो किसने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम बार बार असफल क्यों होते हैं, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी दोस्तों खुद मारते हैं क्योंकि हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, हम अपने गलतियों को देखते ही नहीं हैं। अगर हम अपने गलती को देख लें तो कभी हमसे गलत नहीं होगा और एक बार में नौकरी लगेगी। देखिए कि अब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सवाल है और ये सवाल जो है अधिगम सिद्धांत से पूछा गया है। कहता है कि सिद्धांत अधिगम कक्षागत अधिगम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग थ्योरी है वो क्लास लर्निंग का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बिल्कुल सही है। कहता है कि अधिगम स्थानांतरण सदैव सिद्धांतों के ज्ञान से संबंधित होता है। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, जो हम सीखते हैं, दूसरे को जो स्थानांतरित करते हैं, वो कहता है कि सदैव सदैव ज्ञान से संबंधित होता है। तो दोस्तों अगर ऊपर से संबंधित देखेंगे तो ये स्टेशन सदैव लगा हुआ है इसलिए गलत हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह मानकर चला जाता है कि अधिगम स्थानांतरण जब होता है, जब हम कुछ सीखते हैं तो वो ज्ञान से ही संबंधित होता है, नॉलेज से ही संबंधित होता है, हम नॉलेज के थ्रू उसे सीखते हैं। लेकिन हर वक्त नहीं होता है, सदैव नहीं होता है। इसलिए ये जो होगा स्टेटमेंट गलत होगा। जहां सदैव लगा हो, केवल लगा हो, अधिगम का संबंध ज्ञान के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों से होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। है ना, पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन शैशव काल के मनोवैज्ञानिक संकट से संबंधित है? यानी जो बचपन में शैशव काल का संबंध दोस्तों बचपन से होता है, और कहता है कि बचपन के काल में कौन मनोवैज्ञानिक संकट से संबंधित होता है। ये आपने शैशव काल में हमने पढ़ाया था आपको, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एक बार अच्छे से पढ़िए पैडागोजी को, और जीवन में ऐसे सवाल आपको गलत नहीं होगा, ये तो मैं आपको लिखित गारंटी के साथ कहता हूँ। तो शैशव काल में जो मनोवैज्ञानिक संकट का संबंध होता है दोस्तों, बी होगा ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। कि जो बच्चे होते हैं उन पर विश्वास बनाम अविश्वास का संकट सदैव बना रहता है, कि हम किन चीज पर विश्वास करो, किन चीजों पर नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बताया भी नहीं जाता है। एक मनोवैज्ञानिक पक्ष हो जाता है ट्रस्ट बनाम अट्रस्ट के। क्योंकि अब विश्वास को जो मनोवैज्ञ एरिक्सन एक बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हुआ है एरिक्सन, उन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताए हैं। इसको हमने पढ़ाया भी है कि मनोवैज्ञानिक विकास की जो है एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताए हैं। जैसे शैशव काल में विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होता है, यही डायरेक्ट पूछा है। तो अगर जितने भी थिंकर हुए हैं, जैसे प्याजे हुआ, बाइगोस्की हुआ, एरिक्सन हुआ, जॉन डोरी हुआ, पाल फेरे हुआ, इन सब के थ्योरी को अगर हम अच्छे से समझ के चले जाए तो 5-7 सवाल तो वैसे भी बन जाएगा। तो एरिक्सन भाई साहब ने व्यक्तित्व सिद्धांत के मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताए थे, जिसमें पहला शैशव काल है, शैशव अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास का है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का है। खेल अवस्था में पहल यानी पहल शक्ति बनाम दूषित का है। स्कूल अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता का है। ये सब याद रखिएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। किशोरा अवस्था में अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का है। तरुण अवस्था में घनिष्ठ बनाम स्थिरता का है। मध्य वयावस्था में जननात्मक बनाम स्थिरता का है। परिपक्वता की अवस्था में अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों, चाहे आप नेट के फर्स्ट पेपर में जाओ, चाहे सीटेट में जाओ, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में जाओ, चाहे आप नवोदय एग्जाम जाओ, चाहे डीएसएसबी का एग्जाम में जाओ, जो पेडागोजी सेक्शन होता है यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल अलर्ट हो के देखिए, और उसे हमें समझ के पढ़ना है। तो मैं कहता हूं ना, एक बार क्लास से जुड़ कर देखो। पूरे भारत में अगर ऐसा क्लास हो तो मुझे बताना, जो रिजल्ट की लिखित गारंटी देता हो। अगर विश्वास ना हो तो यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, वहीं पे सर्च करना हमारे सक्सेस स्टूडेंट का। ऐसे विद्यार्थी हमारे पास सफल होके जा रहे हैं। जब हमारे क्लास से जुड़ते हैं तो उनका स्तर बहुत ही कम होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे गोदान के सिवा कुछ आता ही नहीं है, लेकिन वही बच्चे 6 महीना मेहनत करके आज कहीं पीजीटी सेलेक्टेड है, कहीं टीजीटी सेलेक्टेड है, कहीं जेआरएफ निकाला है। मैं बताऊं सैकड़ों में ऐसे बच्चे हैं। तो आप भी अपने आप को संभाल लीजिए, जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं हर बच्चों को यही कहता हूँ। हम अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों पे, घर पे, परिवार पे, समाज पे, इकोनॉमी पे, सब पे। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें ये जरूर समझना है कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, स्क्रीन पर है। कहता है रचनात्मक परिप्रेक्ष्य अधिगम को संदर्भित करता है। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य अधिगम को संदर्भित करता है। हमने कल भी रचनात्मकता से संबंधित बातें की थी कि रचनात्मक सिद्धांत किसने दिया, रचनात्मकता सिद्धांत को किस तरह प्रभावित करता है, उन सब को बताया था। तो वो तभी आप जानेंगे जब आप क्लास से जुड़ेंगे। तो रचनात्मकता का संबंध जो है अनुभव द्वारा निर्मित समेकन से है।
इंटरप्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि जो रचनात्मक चीज हमें आती है वो अनुभव द्वारा निर्मित समेकन से होती है। अनुभव द्वारा निर्मित समेकन से होती है। ये सब हमने आपको लिखवाया हुआ है, जो भी बच्चे क्लास लिए हो, तो ये सब चीजों को कभी जीवन में गलत मत करना। ठीक है, ये चीज देखो, रचनात्मकता क्या होता है इसको समझिएगा। कहता है कि रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसमें विद्यार्थियों की समालोचनात्मक चिंतन व अभिप्रेरणा को विकसित कर उन्हें स्वतंत्र अभिकर्ता के रूप में परिवर्तित किए जाने पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की जो आलोचनात्मक चिंतन और उसकी अभिप्रेरणा है, उसकी मोटिवेशनल थिंकिंग है, उसे विकसित करके एक स्वतंत्र अभिकर्ता के रूप में परिवर्तित किया जाता है। छात्रों का जो सशक्तिकरण होता है रचनावादी परिप्रेक्ष्य के केंद्र में होता है। जो छात्रों का जो सशक्तिकरण होता है वो रचनावादी परिप्रेक्ष्य के केंद्र में होता है। एक और सवाल को लेंगे, मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाता हूँ क्योंकि बच्चे वीडियो पूरा देखते नहीं है। मैं आज तक समझ नहीं आया हूँ कि बच्चे इतने सिंसियर क्यों नहीं होते हैं, जीवन में सफलता क्यों नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं कि जो हमारे पास मैसेज तो करते हैं कि सर मैं क्लास लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं क्लास देता हूँ तो बच्चे क्लास लेते ही नहीं है। किस ख्याल में डूबे रहते हैं आज तक मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो ख्याली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ख्याली पुलाव में बिल्कुल मत रहिए। नहीं तो मैं ऐसे बच्चों बहुत को देखा हूं जिनका एक बार एज निकल जाता है ना, तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो अभी पढ़ाई का टाइम है, हमें पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। कहता है एक संप्राप्ति परीक्षण की रूपरेखा में निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होता है। In the blueprint of an achievement test, which of the following aspect is not clearly feasible? मतलब कि एक जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें कौन क्या प्रदर्शित नहीं किया जाता है। एक जो हम ब्लूप्रिंट लेते हैं उसमें क्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रश्नों की विषय वस्तु बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आइटम बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं। ज्ञान के प्रकार बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं। और जो हम ब्लूप्रिंट पर एग्जाम के क्वेश्चन का बनाए जाते हैं उसमें परीक्षा के कठिनाई स्तर को दोस्तों नहीं प्रदर्शित करते हैं। जो परीक्षा के कठिनाई स्तर होता है उसे प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी ब्लू अचीवमेंट टेस्ट तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो उसमें प्रश्नों के विषय वस्तु होता है, प्रश्नों का उद्देश्य होता है, हमने लिखवाया ही भी है, और प्रश्नों के प्रकार होते हैं। इसमें प्रश्नों के कठिनाई स्तर को नहीं लिया जाता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे की क्लास में और भी हम बताएंगे दोस्तों। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि जिंदगी में सफल हो जाइए, आप जहां भी पढ़िए, लेकिन रिजल्ट ले लीजिए। बड़ी खुशी मिलती है जब कोई छात्र मुझे फोन करके कहता है कि सर मुझे यहाँ सिलेक्शन हो गया, यहाँ नौकरी लग गया, तो मैं भी महसूस करता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। एक टीचर के रूप में हमने जो जिंदगी में झेला है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चे झेले। तो जीवन में संघर्ष कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जहां कमियां हैं वहां काम कीजिए। और मैं तो कहूंगा एक बार क्लास लेकर देखो, कोई फीस मैं नहीं लेता हूँ। दिल से दो चार क्लास लेकर देखो, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है और कैसे आप 6 महीने के अंदर, मैं कहता हूं कि आप लाख रुपए के मालिक बन जाएंगे। ये भी मैं स्टम्प पर लिखित गारंटी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में और भी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा।